क्या आप जानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला का एक छोटा सा प्रश्न भी परीक्षा में आपको पूरा अंक दिला सकता है? आइए आज इसे पूरी तरह समझते हैं। नमस्कार साथियों, संस्कृत चेतना ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत वर्णमाला का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बिना समय गंवाए आज का पाठ शुरू करते हैं। संस्कृत वर्णमाला। तो देखिए, जो संस्कृत वर्णमाला है इनको मुख्य तो दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक महेश्वर सूत्रों के अनुसार और दूसरा है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। महेश्वर सूत्रों के अनुसार और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार दोनों अलग अलग है। जो महेश्वर सूत्र है ये महर्षि पाणिनि ने ही लिखा है, और जो पाणिनीय शिक्षा है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर महर्षि पाणिनि के द्वारा जो वर्णमाला बताई गई थी उन्हीं में संशोधन करके बाद के ऋषि मुनियों ने और कुछ वर्ण जोड़े गए। तो संस्कृत वर्णमाला शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसकी सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, यस्य खंड न भवति स वर्णः। यानी जिस ध्वनि का आगे विभाजन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक हिंदी के अंदर वाक्य लिखता हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है। ये मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है। तो इस वाक्य के अंदर हम देखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर हमारे पास में 4 शब्द है। अब इन चारों में से अगर हम एक राम शब्द को लेते हैं, इस राम को शब्द को लेते हैं, तो क्या हम इस राम शब्द के टुकड़े कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रा और म। क्या इससे आगे भी हम और टुकड़े कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये र के अंदर है आ, उसके बाद में ये म के अंदर है अ। तो क्या हमारे पास में ये जो अंतिम रूप से आया, क्या हम इसके और भी टुकड़े कर सकते हैं? जी नहीं। अब यहाँ पर हम इसके आगे और टुकड़े नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि र आ म अ। तो ये इसके अंदर 4 वर्ण है। इसके अंदर कितने वर्ण है? 4। आगे देखिए, वर्ण का महत्वपूर्ण, यानी वर्ण क्यों महत्वपूर्ण है? भाषा की मूल इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं, वर्णों के मेल से बने शब्द, शब्दों के मेल से बने पद और पदों के मेल से बने को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। देखो, वर्णों से मिलकर हमारे पास में क्या बनेगा? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद। क्या कहते हैं? पद। और पदों से मिलकर हमारा क्या बनेगा? वाक्य। क्या बनेगा? वाक्य। अतः संस्कृत व्याकरण के अध्ययन का प्रथम चरण वर्णों का ज्ञान है। तो अगर हमें संस्कृत व्याकरण पढ़नी है तो इसके लिए सबसे पहले हमारा पास में जो चरण होगा वो क्या होगा? वर्णों का ज्ञान, यानी हमें वर्णों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, जो वर्ण है, वर्णों के जो भेद है, तो वर्णों के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? अभी हम आगे इनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा इसके अंदर दी गई है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वयं उच्चारित हो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी जिनको उच्चारण करने में, जिनको बोलने में अन्य किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार महेश्वर सूत्रों के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के माने गए? 9। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि महेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, ये परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। महेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों के 9 प्रकार है। अब 9 प्रकार कौन कौन से हैं? अब देखिए, इनमें पहला है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जिनको 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनाया जाता है। अब मूल स्वर अ, ई, उ, री और री, ये 5 मूल स्वर है और इनको जो है अक कहते हैं। क्या कहते हैं? अक। अब ये अक कहाँ से आया? तो जो महेश्वर सूत्र है, महेश्वर सूत्र के अंदर जो हमने पहला सूत्र पढ़ा था अ, ई, उ, ण, उसके बाद में री, री और ये क। तो हमने पहले कक्षा के अंदर पढ़ा था, महेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था और उनसे बनने वाले प्रत्यारों के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो वहाँ पर जाकर जरूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि प्रत्यार कैसे बनते हैं। तो मूल स्वर के अंदर अक, तो ये अ और ये क, तो इनमें जो अंतिम वर्ण होता है उनको छोड़ दें और उनके अलावा जितने भी वर्ण होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो अ, ई, उ, रे, री, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। उन्हीं प्रकार से एच प्रत्यार बनता है। एच प्रत्यार के अंदर ए, ओ, ए, औ, तो इनके कर्म को आपको विशेष ध्यान रखना है। इनके कर्मों के बारे में बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। अब देखिए, इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वर से मिलकर बना है। तो ये जो ए है ये मिलकर बना है हमारा अ और ई से, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ये जो ओ है, ये ओ मिलकर बना है हमारा अ और उ से। उसी प्रकार से ए, औ, ये भी जो है इन्हीं से मिलकर बना है। अब देखिए, कुल स्वर 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ, ये कितने स्वर हो गए? 9 स्वर हो गए। इसमें विशेष बात है जो आपको याद रखनी है कि महेश्वर सूत्रों में दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये जो चारों दीर्घ स्वर है का परतक उपदेश नहीं किया गया है। कहाँ पर? महेश्वर सूत्रों में। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये ह्रस्व स्वरों से क्या माने गए? सिद्ध माने गए, इसलिए इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए महेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर कितने माने गए हैं? 9। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य है, सबसे पहले तो आपको स्वर की परिभाषा पता होनी चाहिए। क्या परिभाषा है? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। और महेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इनके अंदर जो अक प्रत्यार है, तो अक प्रत्यार के अंदर कौन कौन से आते हैं? अ, ए, उ, री, री, और इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है। एच प्रत्यार, इनको संयुक्त अक्षर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ए, ओ, ए, औ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये तो था स्वर। तो आगे है व्यंजन। व्यंजन्ते स्वर इति व्यंजनानि, यानी जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र रहेंगे और व्यंजन हमेशा परतंत्र रहेंगे। परतंत्र क्यों रहेंगे? क्योंकि इनको उच्चारण करने में हमेशा स्वर की सहायता ली जाती है। संस्कृत वर्णमाला के वर्ण 2 भागों में विभक्त है, और कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिया था। स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते। इनके उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर का आश्रय लेना आवश्यक है। बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण असंभव है। उदाहरण के लिए हम का उच्चारण अकेले नहीं किया जाएगा। आप चाहे 1 बार बोलो, चाहे 1000 बार बोलो, चाहे लाख बार बोलो, आप अगर क बोलोगे तो इसके अंदर जो है अ की ध्वनि आएगी आएगी। अगर इसके अंदर आ की
मात्रा जोड़ दे तो इसके अंदर आ की ध्वनि आएगी ही आएगी, इसलिए इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों की संख्या जो है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। और स्वर की संख्या कितनी मानी गई थी? 9। इन सभी व्यंजनों का बोध हम हल प्रत्याहार द्वारा करते हैं, और जो स्वर थे उन स्वरों का हम अच प्रत्याहार द्वारा करते हैं। तो अच प्रत्याहार यानी स्वर, अच प्रत्याहार यानी स्वर। कितने स्वर है? 9 स्वर है। और व्यंजन कितने? 9। और अगर कुल आपसे पूछ कुल कितने वर्ण है तो आपको कितने बताने? 42। हल कहते हैं आपको दिमाग में आना चाहिए समस्त व्यंजन, यानी सारे के सारे व्यंजन क से लगाकर यहाँ तक। अब देखिए व्यंजनों के जो भेद, यानी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के अंदर हम 5 वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कितने वर्ग पढ़ेंगे? 5। और ये जो 5 वर्ग है इनको हम कहते हैं कु, चू, टू, तू, पू। कु, चू, टू, तू, पू। अब देखिए इनको कु कहने का मतलब क्या है, चू कहने का मतलब क्या है, ये जो आगे हमारी जो अगली क्लास रहेगी उच्चारण स्थान, तो उनके अंदर हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो क वर्ग है, इन क वर्गों को कु क्यों कहा गया है, जो च वर्ग है इनको चू क्यों कहा गया है, जो ट वर्ग है इनको टू क्यों कहा गया है, जो त वर्ग है इनको तू क्यों कहा गया है, और प को पू क्यों कहा गया है। और उनके बाद में अंतस्थ, तो अंतस्थ के अंदर 4 ही वर्ण आते हैं, और ये अंतस्थ से बार बार परीक्षा के अंदर पूछा भी जाता है, ये विशेष भी है, तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे से याद रखना है। और ऊष्म, इनके अंदर भी 4 वर्ण आते हैं। अब देखिए कौन कौन से वर्ण हैं। तो सबसे पहले देखिए स्पर्श वर्ण। परिभाषा: कादयो माव सानाम स्पर्श, यानी कादयो, कादयो का मतलब होता है क से प्रारंभ, क से प्रारंभ। कादयो का अर्थ क्या हो जाएगा? क से प्रारंभ। और म अवसान, म अवसान का मतलब होता है म की समाप्ति तक, म के समाप्ति तक, क से शुरू होकर म के समाप्ति तक। ककारादाभ्य मकारांता पंचविंशति व्यंजना स्पर्श संख्या भवन्ति, यानी क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपको संख्या भी याद रखनी है कि कितने स्पर्श व्यंजन है? 25। कितने स्पर्श व्यंजन है? 25। 25 कौन कौन से? क वर्ग, तो क के अंदर क, ख, ग, ग, घ। च वर्ग के अंदर च, छ, ज, ज, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से ये 25 हो गए, क्योंकि एक वर्ग के अंदर है 5, और एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण है, और पांचों वर्ग के अंदर कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके 25। तो ये संख्या आपको याद रखनी है 25 कौन कौन से हैं। और परीक्षा में आपको विशेष ध्यान देना है कि जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन को और हम किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो पूर्ण उच्चारण के लिए शरीर के जो है जो हृदय से निकलने के बाद में ये विभिन्न अंगों से टकराते हुए जब ये बाहर निकलती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, क्योंकि स्पर्श करते हुए निकलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर उच्चारण स्थान, तो पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान में कंठ हो गया, तालु हो गया, मुर्दा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, नासिका हो गया। तो ये विभिन्न जो है अंगों से जो है टकराते हुए निकलता है, स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इनको इसलिए हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला है वर्गीय व्यंजन। तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि इनको 5 वर्गों में बांटा गया, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्ग वर्ण, तो ये प्रत्येक के अंदर 5 वर्ण है, इसलिए इनको वर्ग वर्ण भी कहते हैं। और उदित, उदित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो
उ, चू, टू, तू, पू। इन पांचों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क के अंदर उ, च के अंदर उ, ट के अंदर उ, त के अंदर उ, प के अंदर उ। ये उ जो है, ये उ होने के कारण इनको क्या कहते हैं, उदित कहते हैं, क्योंकि बाद में जो आगे की जो प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस के अंदर उ का जो है इत संज्ञक हो जाएगा, इत संज्ञक यानी इसका लोप हो जाएगा, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, उदित वर्ण कहते हैं। उसके बाद में अंतस्थ, ईसत, स्पृष्टा, अंतस्था, यानी ये जो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण के अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर य, र, ल, व ये 4 वर्ण आते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अवयव का केवल हल्का स्पर्श होता है उनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और य, र, ल, व इसके अंदर 4 इनकी जो संख्या है 4 मानी गई है। और इसमें आपको परीक्षा के लिए आपको याद रखना है कि इनको बोध कराने के लिए कौन सा प्रत्याहार काम में लिया जाता है, यण। तो यण कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यण का मतलब क्या होता है, अंतस्थ। यण यानी अंतस्थ। ये स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माने गए, यानी स्वर और व्यंजनों के बीच के माने गए। जब हम आगे यण संधि पढ़ेंगे तो यण संधि के अंदर हम देखेंगे कि ये जो ई, उ, री और री, ये सिर्फ और सिर्फ यण संधि के अंदर इनसे हमें पता चलेगा कि इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं। क्योंकि जब ई यण संधि के अंदर हम पढ़ेंगे कि ई के स्थान पर य आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर व आदेश हो जाता है, और री के स्थान पर र आदेश हो जाता है, और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो देखिए ये जो है स्वर से ही निकले, इस कारण इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। अगला है ऊष्म वर्ण। अब देखो इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे शरीर से एक गर्म हवा निकलती है। ऊष्म का अर्थ क्या होता है, गर्म। ऊष्म अर्थ क्या होता है, गर्म। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे शरीर मुंह से जो है गर्म हवा निकलेगी। तो इसका आप कैसे पता कर सकते हो, तो आप अपने हाथ को मुंह के सामने रख कर बोलिए स, श, श, ह। तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से जो है गर्म हवा निकल रही है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या भी 4 मानी गई है। और इनका बोध कराने के लिए सल प्रत्याहार। देखो जो अंतस्थ वर्ण है उनके लिए यण, और जो ऊष्म वर्ण है उनके लिए सल, और जो स्पर्श व्यंजन है उनके लिए है यई। उनके लिए कौन सा है, ये यई प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है, यई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर के कितने भेद है, 9। व्यंजन के 5 वर्ग, एक अंतस्थ और एक ऊष्म, ये 3 प्रकार के हो गए। टोटल कितने हो गए, 33। तो महेश्वर सूत्रों के अनुसार जो वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 42। इनके अलावा भी और भी कुछ वर्ण होते हैं जो पाणिनि शिक्षा के अनुसार माने गए हैं। अब देखो इसके अंदर एक है अयोग वा, अयोग वाह, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।